हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त द मैड मैड साइंटिस्ट सुब्रो। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बियॉन्ड साइंस आइज। दोस्तों, तो आज का टॉपिक है सिमुलेशन एंड ग्लिच। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये टॉपिक चल रहा है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। सिमुलेशन का अगर हम साधारण ट्रांसलेशन करें तो ये होता है कि हम एक ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म में हैं जिसके सॉफ्टवेयर के अंदर हम एज ए गेम, एज ए पार्ट ऑफ अ गेम हम हैं। जैसे कि कोई गेम खेल रहा है और हम उस गेम के अंदर एक छोटे से कैरेक्टर हैं। जैसे कि आप अगर मारियो खेले हो तो मारियो मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे टटल्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे इंसान आते हैं जिन्हें मारियो मार मार के आगे बढ़ता है। हर कोई मेन कैरेक्टर नहीं होता है अनलेस गेम चेंज हो जाए, कोई दूसरा गेम हो, या फिर उसी गेम का कोई एक्सटेंडेड वर्जन हो, या फिर वही गेम किसी हायर लेवल पे हो। सबका अपना अपना एक पार्ट है, उसमें एक विलन होता है, उसमें एक हीरो होता है, वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी। लेकिन बात इतनी सी है कि यही सिमुलेशन है। जैसे कि अगर कोई फ्लाइट चलाना सीखता है, अगर कोई हवाई जहाज़ चलाना सीखता है तो उसे पहले हवाई जहाज़ नहीं दिया जाता, उसे पहले सिमुलेटर पे रखा जाता है ताकि उसका टेस्ट हो। कोई अगर गाड़ी चलाना जानता है, सीख रहा है, तो उसकी ड्राइविंग टेस्ट से पहले उसे सिमुलेटर पे टेस्ट लिया जाता है ताकि वो गियर अच्छे से मतलब डाल रहा है कि नहीं, वो सही दिशा में देख रहा है कि नहीं, उसकी आई कांटेक्ट कैसी है, वो चारों मिरर्स में देख रहा है कि नहीं, वो सही से देख रहा है कि नहीं, वो चला रहा है कि नहीं, किस स्पीड पे चला रहा है, ये सिमुलेटर तय करता है। ये सिमुलेशन पे हम जब गाड़ी चलाते हैं तो एक रियलिटी का फीलिंग आता है जो कि रियल नहीं होता है। ऑफ कोर्स वो रियल नहीं होता है, लेकिन वो हमें रियलिटी का फीलिंग देता है। जैसे कि आजकल एक चश्मा आ गया है जो हम आंखों में पहनते हैं, मोबाइल डाल लेते हैं और गेम या फिल्म जो भी देखते हैं वो ऑलमोस्ट रियलिटी जैसा आ जाता है। तो वर्चुअल गेमिंग और वर्चुअल थिंग्स जो होते हैं उसी चीज़ को हम सिमुलेटर या सिमुलेशन कहते हैं। तो अभी वेस्ट वालों ने एक थ्योरी दिया है, जिस थ्योरी के अनुसार वो कहते हैं कि हम सिमुलेटर के अंदर हैं और ये दुनिया सिमुलेशन है। और ये थ्योरी तो चल रही थी बहुत दिनों से, लेकिन इसको हवा देने वाला एक बहुत बड़ा इंसान है जो कि अभी अभी ट्विटर खरीदा है। आप गेस करके नाम बताइएगा जरूर। और ट्विटर पर तबाही मचा के रखा हुआ है। तो और उसका एक स्पेसएक्स बोल के भी है, बताइएगा जरूर कमेंट में। तो उस भाई साहब ने बोला है और बड़े जोर से बोला है कि हम सिमुलेशन में रहते हैं और इस सिमुलेशन में टाइम टू टाइम ग्लिचेस आते रहते हैं। अब ये ग्लिचेस क्या होता है? देखिए, कभी भी हम अगर कंप्यूटर गेम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो 100% काम करेगा ये गारंटी नहीं होता है। उसमें कभी कभार हम 2+2 लिखते हैं तो 5 आ जाता होगा, 7 आ जाता होगा। नॉट 100% टाइम। अगर आप 100 बार यूज़ करें तो शायद एक बार ग्लिच तो आएगा ही, लेकिन जैसे ही आप फिर 2+2 लिख देते हैं तो वो 4 पे आ जाता है। तो दैट्स अ ग्लिच, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन इंटरमिटेंट प्रॉब्लम। मतलब कुछ ही देर के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए होता है, लेकिन ये ग्लिच इसीलिए बोला जाता है। तो ग्लिच का तात्पर्य ये है कि हम अपने दिनचर्या में कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी, सोने से लेके उठने तक, उठने से लेके सोने तक, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप कर चुके होते हैं पहले, या आपको अनुभव आ जाता है कि आपने किया हुआ है, या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप ये कर चुके हैं, या फिर आपको ऐसा अनुभव होता है कि ये कहीं किया जा चुका है, या आपने कहीं देखा है, या किसी के साथ घटित हो चुका है, या आपको पहले से पता चल जाता है कि ये होने वाला है। यानी कि पॉपुलर टर्म में इसे कहते हैं डेजा वू। ठीक है?
डेजा वू का मतलब होता है कि होने वाली चीजों का पता चल जाना। ये भी ग्लिच में आता है। ग्लिच छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिमुलेशन को छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पराब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि होल यूनिवर्स, आपने एमआईबी सीरीज तो देखा ही होगा। तो एमआईबी सीरीज में एक पार्ट में आपने देखा होगा कि वो जब कैमरा खींचते हैं तो पहले पृथ्वी से बाहर जाते हैं, फिर यूनिवर्स से बाहर जाते हैं, गैलेक्सी से बाहर जाते हैं, फिर यूनिवर्स से बाहर जाते हैं, फिर उतने ही यूनिवर्स के और बाहर जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि इतने सारे यूनिवर्स एक छोटे से कंचे में बंद हैं। कंचा मतलब आपको पता ही होगा, जो हम खेलते हैं ऐसे करके मार्बल्स, और वो कोई बैठ के ऊपर खेल रहा है, और वो भगवान नहीं है, कोई एलियन दिखाया गया है। लेकिन हो सकता है सनातन धर्म को चुनौती देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि साइंस के हिसाब से अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कुछ पता चले, क्योंकि आप अपने यूनिवर्स से बाहर सही से गए नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्स कहाँ तक एंड होता है, आपको पता ही नहीं है यूनिवर्स कहाँ से शुरू होता है, और यूनिवर्स है क्या ये भी आपको नहीं पता है। आप बोल रहे हो ब्लैक होल है, लेकिन ब्लैक होल नहीं है। आप बोल रहे हो कि ब्लैक होल के चारों तरफ एक अलग दुनिया चलती है, एक ग्रह घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, आपको जो मन में आ रहा है आप लोग वो रिसर्च करके कुछ ना कुछ निकाल के बस आपको दिखाना है कि आपने रिसर्च कर लिया है। अभी तक आपने ब्लैक होल का एक फोटो नहीं लिया है, क्योंकि आप बोलते हो कि ब्लैक होल का फोटो नहीं लिया जा सकता, लेकिन ब्लैक होल है, और आप एक्सप्लेन करते हो कि ब्लैक होल ऐसा है। अरे भाई, कैसे आपको पता चलेगा कि ब्लैक होल है भी कि नहीं? जो चीज है ही नहीं उसका फोटो आप कैसे बनाओगे? आप हवा का फोटो बना लो, साइनोसॉइडल वेव्स बना दोगे, लेकिन वैसा हवा होता नहीं है। हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई ग्रह नक्षत्र खा जा रहा है तो उसको आप बना नहीं सकते, उसको आप फील कर सकते हो। तो चलिए, वो सब बातें बात की बातें हैं। पता नहीं आज के साइंटिस्टों को क्या हो गया, अपना दिमाग घर पे ही छोड़ के आते हैं, और जो मन में आता है, अगर वेस्टर्न साइंटिस्ट है तो उनको लगता है कि वो भगवान हो गए, वो जो मुंह से बोल ले वही सही है। मतलब कुछ भी, मतलब कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैथ्स आ गया तो सोच लिया बस हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो बकैती करेंगे, भर के करेंगे, अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हम सनातनी नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, हमें शास्त्रों से कुछ नॉलेज ही नहीं है कि पराब्रह्म जो क्रिएचर्स होते हैं वो कैसे हैं, और कौन सी क्या चीज़ें हैं, कितने यूनिवर्स है। हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो नॉलेज ही नहीं है। ना हमारे पास ऋग्वेद है, ना हमारे पास यजुर्वेद है, ना हमारे पास अथर्ववेद है, और ना ही हमारे पास सामवेद है। ना ही हमारे पास रामायण है, ना ही हमारे पास महाभारत है, ना ही हमारे पास गीता है, ना ही हमारे पास 18 पुराणे हैं, ना ही हमारे पास 108 महापुराणे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। हमें तो बताया गया है कि तुम गधे हो, वो तो हम लोग आए थे इसीलिए तुम्हें घोड़ा बना के गए हैं, वरना तुम तो स्नेक चार्मर्स हो। याद है ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यही लोग बोल के गए थे। थोड़ा सोचिए, उनके भेड़ चाल में चलने से पहले अपना दिमाग लगाइए। क्या हम सच में सिमुलेशन में हैं? क्या जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सिमुलेशन है? और ये एक और थ्योरी लाते हैं। खैर, वो थ्योरी तो कुछ हद तक मुझे भी हल्का फुल्का सही लगता है, क्योंकि वो हमारे ही पुराणों में लिखा गया है, तो कुछ हद तक मैं उसको मानता हूं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक मानता हूं। लेकिन ये जो सिमुलेशन वाला जो घुट्टी हमें पिलाया जा रहा है, जो कि भगवान पे हमें भरोसा करने के लिए मनाही कर रहा है, जो कि ये बोल रहा है कि कोई परब्रह्म नहीं है, हम सब एलियन के हाथों के कंचे हैं, और वो हमें कंचो खेल खेल के कुछ भी कर रहा है। और उन्होंने वीडियो गेम बनाया है, और हम वीडियो गेम के अंदर हैं, वो जो स्विच दबाते हैं हम वैसे ही डांस करते हैं।
अब ये बात वो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो वो ग्लिच लेके आए। अब ग्लिच ये है कि इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने पूरे दुनिया से छोटे छोटे स्टोरीज कलेक्ट करने लगे लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि सबसे फेमस वाला आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, ऑलमोस्ट देखा होगा, सबने देखा है भाई, तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन जब भी ग्लिच की बात आती है तो ये सबसे कॉमन, मतलब पका दिए हैं यार यूट्यूब पे सबने बोल बोल के, मतलब उन्होंने भी पकाया जिनको ग्लिच के बारे में कुछ भी नहीं पता, घंटा पता नहीं है उनको ग्लिच क्या चीज है, लेकिन उन्होंने भी पकाना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं, ऐसे ऐसे सुर में बोले हैं कि भाई आपको नफरत हो जाएगा खुद से कि ये भाई एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। खैर बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि उन्होंने अच्छे से समझाया है, लेकिन चीज ये है कि समझाना अलग बात होता है, लेकिन क्या ये घटनाएं सच्ची हैं? हाँ बिल्कुल सच्ची हो सकती है। अगर 100 आए तो कम से कम 5 को सच तो मान ही सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो घटना है वो घटना है कि एक पति पत्नी न्यूयॉर्क में शॉपिंग कर रहे थे। मुझे याद नहीं कौन से स्ट्रीट पे, लेकिन हाँ शॉपिंग कर रहे थे और पत्नी ने कहा कि मैं कुछ बैग्स खरीद के आ रही हूँ, वॉलेट जो लेडीज पर्स होता है मैं खरीद के आ रही हूँ। तब तक पति कुछ देखने गया और उसे याद आया कि चलो मैं कुछ पत्नी के साथ घूम फिर भी लूँ, देख लेते हैं क्या खरीदते हैं। तो पति जब लौट के आ रहा था तो उसे उस समय अचानक से फीलिंग ये आया कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं सारे उनके कपड़े बदल गए, उनके कपड़े लगभग 1980s के स्टाइल में या 1970s या 1960s या 1940s के स्टाइल में आ गए हैं। और लड़कियां भी अजीब तरह से कपड़े पहन रही है, हैट बूट सूट, जो हमें पहले बताया जाता था कि अंग्रेजन ऐसे चलते हैं। और जिस किताब स्टोर पे गए थे वहाँ पे किताब, मतलब जिस पर्स लेने के लिए जिस वैरायटी स्टोर में घुसी थी उनकी बीवी, वहाँ पे एक किताब स्टोर आ गया था और वो शायद बहुत पुराना लग रहा था और उसके आसपास का माहौल भी बदल गया था। वो सारी दुकानें नहीं थी जो कि वो रेगुलरली देखता था। फिर भी उसने मन बनाया चलो ठीक है कोई नहीं, दुकान में घुसते हैं फिर पता चलेगा। और जैसे ही वो दुकान में घुसा अचानक से माहौल चेंज हो गया, वही पुराना माहौल आ गया, वही लोग सारे नए तरीके से बातचीत करने लगे और सब कुछ बदल गया नई तरीके से। तो ये स्टोरी इतना फेमस हुआ और ये इतना फेमस ग्लिच है कि इसमें बताया जा रहा है कि वो बंदा अचानक से 1980s चला गया या 1970s चला गया कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए, और फिर वहां से वो ग्लिच के कारण जब ग्लिच हट गया तब वो फिर लौट के आ गया अपने एरा में। ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को क्लेम करते हैं, आई एम फ्रॉम 2036, आई एम फ्रॉम 2025, आई एम फ्रॉम 3036, और ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई अपने आप को टाइम ट्रैवलर बोलता है, कोई अपने आप को ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा ग्लिच था। और इसके बाद जो सबसे फेमस स्टोरी थी ग्लिच की, तो वो था कि एक जो प्लेन है वो प्लेन उड़ी तो थी 1940-45 के करीब या 55 के करीब, और उड़ के पहुंची लगभग 2000 के करीब। मतलब अगर 1945 या 55 या 56 में उड़ी है और आके पहुंची है 2004 या 5 में शायद या 2002 में। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि वो जो फ्लाइट है, जब प्लेन वालों ने जब जो जहाँ उतरते हैं उससे पहले जो फ्लाइट लैंड करवाते हैं जो लोग, अपने बॉक्स पे बैठ के देखे कि फ्लाइट नंबर क्या है, तो उन्हें पता चला ये फ्लाइट नंबर कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये रडार में भी नहीं आ रहा है, और फ्लाइट को लैंड करने का परमिशन दे दिया जैसे तैसे करके विथ हाई सिक्योरिटी।
फ्लाइट में जैसे ही लैंड हुआ तो उन्होंने फ्लाइट का नंबर चेक किया और फ्लाइट के नंबर के अनुसार ये कम से कम 50-60 साल पुराना हवाई जहाज था जो कि गायब हो गया था। अब उसमें से पायलट बात कर रहा था, पैसेंजर्स की भी साउंड आ रहे थे, वो पायलट भी बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने दरवाजा खोलने के लिए कहा तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो इनको डाउट हुआ, इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कुछ होस्टेसेस भेजे, जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं उनके साथ गए। फ्लाइट अटेंडेंट ने डोर खोला और डोर खोलते ही उन्हें जो माहौल दिखाई दिया फ्लाइट अटेंडेंट का चीखने का। उन्होंने देखा सारे के सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी जीवित नहीं है, सारे के सारे हड्डियों में परिणित हो चुके हैं। उन्होंने जब क्रू मेंबर्स को देखा वो भी उसी हालत में है। उन्होंने केबिन का दरवाज़ा खोला और केबिन का दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा